वेलकम बच्चों। तो बायनोमियल थ्योरम के इस लेक्चर में बायनोमियल थ्योरम का बेसिक से समझते हैं। और बायनोमियल थ्योरम का बेसिक समझने के बाद अपने को एक चीज़ में आसानी होगी और वो चीज़ ये होगी कि जो बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन होता है, मतलब जो बायनोमियल एक्सपेंशन लिखा जाता है वो अल्टीमेटली इसी फॉर्मेट में या उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही क्यों लिखा जाता है। तो इस चीज़ को समझने में कॉम्परेटिवली काफ़ी आसानी होगी अपने को। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हेडिंग लिख लेते हैं, दैट इज पैटर्न ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ पैटर्न ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ, या फिर इसको ऐसे लिखा, पैटर्न ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। तो अब इसमें अगर देखा जाए तो अल्टीमेटली देखो, जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं पर ऐसे लिखूं x प्लस ए पावर n इन जनरल, तो ये जो n दिया गया है इस n को मैं बोलूंगा इंडेक्स। और साथ ही साथ ये जो x एंड a दिए गए हैं इनके प्लेस पर कोई भी एक्सप्रेशंस लिखे जा सकते हैं। यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, यहाँ पर कोई भी फंक्शन लिखा जा सकता है, या फिर यहाँ पर कुछ भी लिखा जा सकता है, एनीथिंग दैट इज डिफाइंड, that is defined। ठीक है। तो अब हुआ ये कि कहीं पर x प्लस ए पावर n दिया गया है, तो ये जो पावर दी गई इसको तो सबसे पहले इंडेक्स बोलकर चले। और ये जो अपने पास x एंड a दिए हैं इनके प्लेस पर कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, इनफैक्ट यहाँ पर कोई भी डिफाइंड चीज लिखी जा सकती है। तो अब ये जो एक्सपेंशन लिखा हुआ है, अल्टीमेटली बाइनोमियल एक्सपेंशन है क्या? दो टर्म्स की हायर पावर के एक्सपेंशन को ही बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी एज अ पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं। तो एक्सपेंशन ऑफ हायर पावर ऑफ टू टर्म्स, टू डिफरेंट टर्म्स, इनफैक्ट टू डिफरेंट टर्म्स is called a binomial expansion। और जिस थ्योरम की हेल्प से ऐसा करेंगे उस थ्योरम को बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। एक्सपेंशन ऑफ हायर पावर ऑफ टू डिफरेंट टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल एक्सपेंशन। अच्छा, इसको समझने के लिए सबसे पहले तो कुछ एक बेसिक आइडेंटिटीज देखते हैं जो अल्टीमेटली हम लोगों ने पिछले कुछ एक क्लासेस में सीखी होंगी। तो यहाँ पर जैसे x प्लस ए पावर 2 की अगर बात की जाए, तो x प्लस ए पावर 2 अल्टीमेटली अपने को a प्लस बी का होल स्क्वायर इस टाइप से दिखा। तो यहाँ पर वही कि इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xa फिर प्लस ए स्क्वायर। और फिर नेक्स्ट इसी में एक और आइडेंटिटी देख लेते हैं, x प्लस ए पावर 3, तो इसको लिखा जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ए प्लस 3x ए स्क्वायर देन ए क्यूब। तो ये ऐसे दो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज है जो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को मालूम होती हैं। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो दो डिफरेंट टर्म्स दिए गए थे, उनकी हायर पावर के एक्सपेंशन को लिखा गया, दो डिफरेंट टर्म्स की हायर पावर के एक्सपेंशन को लिखा है। तो यही एक तरह से बाइनोमियल एक्सपेंशन बोली जाएगी। तो अब यहाँ पर जो चीजें हैं, मतलब यहाँ पर कुछ एक महत्वपूर्ण चीजें अपने को दिख रही हैं और उन महत्वपूर्ण चीजों को अपने को नोट करना है और समझना है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं, ये जो इंडेक्स दिया गया था यहाँ पर इंडेक्स 2 था। अब हुआ ये कि जब इसको एक्सपेंड किया गया तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मिले अपने को 1 2 एंड 3। अब इन टर्म्स में अगर देखा जाए तो x एंड a एज अ वेरिएबल ट्रीट हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर अगर वेरिएबल की कलेक्टिव पावर हर इंडिविजुअल टर्म में देखी जाए तो वो 2 ही देखने को मिली होगी। तो अगर मैं पहला टर्म उठाऊं तो यहाँ पर भी वेरिएबल की कलेक्टिव पावर 2 मिली। फिर अगर मैं यहाँ पर सेकेंड टर्म देखूँ तो यहाँ पर x की पावर 1 है, a की पावर 1 है, तो यहाँ पर भी वेरिएबल की कलेक्टिव पावर अपने को 2 मिली। फिर अगर लास्ट टर्म को देखा जाए तो यहाँ पर भी वेरिएबल की कलेक्टिव पावर 2 मिली। सिमिलरली अगर x प्लस ए पावर 3 इसके एक्सपेंशन को देखा जाए तो ये जो अपने पास 3 था, यानी कि राइट हैंड साइड में इसका जो भी एक्सपेंशन फॉर्म लिखा जाएगा उसमें हर इंडिविजुअल टर्म की पावर 3 ही मिलेगी, हर इंडिविजुअल टर्म में वेरिएबल की कलेक्टिव पावर 3 मिल रही होगी। और साथ ही साथ यहाँ पर 3 होने की वजह से इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे थे वो मिले अपने को 1 2 3 एंड 4।
तो अब अगर पहले टर्म को देखा जाए तो वेरिएबल की पावर 3 मिली। अब अगर सेकंड टर्म को देखा जाए तो x की पावर 2 थी और a की पावर 1 दी गई थी। तो इस तरह से सेकंड टर्म में भी वेरिएबल की पावर, यहाँ पर x की पावर 1 थी, a की पावर 2 थी, तो यहाँ पर भी वेरिएबल टर्म की कलेक्टिव पावर 3 मिली। सिमिलरली यहाँ पर भी वेरिएबल टर्म की कलेक्टिव पावर 3 मिली। अब इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर एक चीज ये बोली जा सकती है कि ये जो भी एक्सपेंशन लिखा जाएगा, अगर x प्लस ए पावर 2 की बात हो रही है तो जितने भी टर्म्स राइट हैंड साइड पर आएंगे हर इंडिविजुअल टर्म में वेरिएबल की कलेक्टिव पावर 2 ही होगी। फिर ये जो एक्सपेंशन लिखा है तो यहाँ पर भी हर इंडिविजुअल टर्म में वेरिएबल की कलेक्टिव पावर 3 ही देखने को मिलेगी। अब अगर ये एक्सपेंशन ऐसा कैरेक्टरिस्टिक शो करता है तो इसको एक होमोजेनस एक्सपेंशन भी बोलते हैं। तो ये जितने भी एक्सपेंशंस होते हैं ये सारे के सारे एक्सपेंशंस कहलाते हैं होमोजेनस एक्सपेंशंस। तो फिर फर्दर बायनॉमियल थ्योरम में आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ने से पहले कुछ एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, और वो कॉन्सेप्ट है पास्कल ट्रायंगल। और पास्कल ट्रायंगल अल्टीमेटली कुछ एक नेचुरल नंबर्स का एक ट्रायंगुलर शेप होता है, या फिर ऐसे बोले कि कुछ एक नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं उनको एक ट्रायंगुलर शेप में अरेंज कर दिया गया है, और वो जो ट्रायंगुलर शेप आती है नेचुरल नंबर्स से रिलेटेड, और वो जो भी नेचुरल नंबर्स होंगे अल्टीमेटली ये इस तरह के जो भी एक्सपेंशंस होंगे इनके कोफिशिएंट्स को लिखा जाएगा। तो ये जितने भी कोफिशिएंट्स हैं इनफैक्ट सारे के सारे कोफिशिएंट्स नेचुरल नंबर ही होंगे। अब इन कोफिशिएंट्स को एक ट्रायंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया गया है, तो वो जो ट्रायंगल आता है उसी ट्रायंगल को बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। तो अब यहाँ पर पास्कल ट्रायंगल को जब लिख रहे होंगे तो सबसे पहले तो इसको नेचुरल नंबर्स मतलब जो भी कोफिशिएंट देखे हैं उनको नॉर्मली एक नॉर्मल नेचुरल नंबर की तरह ही रिप्रेजेंट करेंगे। फिर फर्दर एक काम ही करेंगे कि पास्कल ट्रायंगल में जो भी नंबर्स लिखे होंगे उन सभी नंबर्स को बाइनरी कोफिशिएंट के नीचे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा उस चीज को लिखेंगे। ठीक है, तो फर्दर इसमें आगे बढ़ते हैं और पैटर्न ऑफ बाइनरी कोफिशिएंट में आगे देखते हैं। तो अब अगर इसमें देखा जाए तो बाइनरी एक्सपेंशन की बात हो रही है तो सबसे पहले तो x प्लस ए पावर 0। तो अब इंडेक्स जब 0 दिया गया है तो इसका राइट हैंड साइड तो अपने को 1 ही देखने को मिलेगा। तो हुआ ये कि किसी भी फाइनाइट क्वांटिटी की पावर अगर 0 है, किसी भी फाइनाइट डिफाइंड क्वांटिटी की पावर अगर 0 है तो रिजल्टेंट हमेशा 1 ही मिल रहा होगा। तो इसी वजह से x प्लस ए पावर 0 को यहाँ पर 1 लिख दिया गया। फिर सिमिलरली अगर बात की जाए x प्लस ए पावर 1 की तो इसका एक्सपेंशन तो x प्लस ए ही लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर कोफिशिएंट की बात की जाए तो कोफिशिएंट अल्टीमेटली ये जो भी वेरिएबल्स होते हैं इनके साथ में जो नंबर मल्टीप्लाइड में लिखे होते हैं तो इनको कोफिशिएंट बोलते हैं। तो जैसे x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, a का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो इन सभी कोफिशिएंट्स को नोट करते चलते हैं। तो इंडेक्स 0 के लिए सबसे पहले तो अपने को मिला है 1, फिर इंडेक्स 1 के लिए अपने को कोफिशिएंट्स मिले हैं 1 एंड, इसको थोड़ा इधर ऐसे लिखते हैं 1 एंड 1। फिर अगर बात की जाए x प्लस ए पावर 2 इसके एक्सपेंशन की तो इंडेक्स यहाँ पर 2 था, और अगर इसके एक्सपेंशन को लिखे तो ये था x स्क्वायर प्लस 2xa प्लस ए स्क्वायर। तो कोफिशिएंट्स यहाँ पर मिल रहे हैं, सबसे पहले तो ये आ गया 1, फिर ये 2, और फिर यहाँ पर भी कोफिशिएंट आ गया 1। तो कोफिशिएंट को ऐसे लिखा 1 2 एंड 1। फिर नेक्स्ट अगर एक्सपेंशन देखा जाए x प्लस ए पावर 3 तो एक्सपेंशन था x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ए प्लस 3xa स्क्वायर प्लस ए क्यूब। तो यहाँ पर अगर कोफिशिएंट देखी जाए तो कोफिशिएंट 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है एंड 1 मिल रहा है। तो कोफिशिएंट को ऐसे लिखा 1 3 3 एंड 1। तो अब अगर मान देते हैं कि अपने को एक्सपेंशन चाहिए x प्लस ए पावर 4, मतलब ये कुछ एक चीज़ें तो ऐसी होगी जो एज एन आइडेंटिटी अपने को याद रहती रहती है। मतलब x प्लस ए पावर 4 के एक्सपेंशन की अगर बात की जाए तो ये जो x प्लस ए पावर 4 का एक्सपेंशन आया तो इसके एक्सपेंशन में अपने को एक चीज़ तो मालूम है कि नंबर ऑफ टर्म्स 5 होंगे इस इंडेक्स 4 की वजह से, और जितने भी टर्म्स मिलेंगे हर एक टर्म में वेरिएबल की कलेक्टिव पावर 4 होगी। तो ये दो चीज़ें मालूम पड़ गई। अब इन दोनों चीज़ों के बाद जो चीज़ आती है कोफिशिएंट्स, तो अब उन कोफिशिएंट्स को कैसे लिखेंगे। तो अब कोफिशिएंट को लिखने के लिए ये जो पैटर्न बन रहा था इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो 1 मिल रहा था ये 0 इंडेक्स के लिए था, ये फिर 1 इंडेक्स के लिए था, ये 2 इंडेक्स के लिए था, फिर नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ये 3 इंडेक्स के लिए था। वहीं पर अगर इंडेक्स 4 हो जाए तो कोफिशिएंट कैसे मिलेंगे। अब हुआ ये था कि जो ट्रायंगुलर शेप मिल रही थी तो इसकी ये जो दो साइड्स हैं यहाँ पर तो अपने को 1 ही मिलेगा,
सबसे पहले तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। अब फिर अगर फर्दर यहाँ पर देखें तो ये देखो, ये जो 2 मिला था अपने को इन दोनों 1 के समेशन की हेल्प से मिला था, मतलब इन दोनों 1 का जो समेशन था 2 उसको यहाँ पर लिख दिया गया। फिर फर्दर ये जो इंडेक्स 3 था इसके लिए जो क्वेश्चन बन रहे थे, सबसे पहले तो 1 मिला, फिर 2 + 1 3, फिर 2 + 1 3, फिर लास्ट में 1 मिल गया। तो सिमिलरली अगर इंडेक्स 4 के लिए क्वेश्चन लिखेंगे तो सबसे पहले तो 1 आएगा, फिर 3 + 1 4, फिर 3 + 3 6, फिर 3 + 1 4 और लास्ट में 1 मिलेगा। तो हुआ ये कि इंडेक्स 4 के लिए जो कोफिशिएंट्स बने हैं वो कोफिशिएंट्स हैं 1 4 6 4 एंड 1। तो इसका मतलब इनकी हेल्प से x + a⁴ का एक्सपेंशन लिखा जा सकता है, और वो एक्सपेंशन मिलेगा सबसे पहले तो x⁴, फिर नेक्स्ट ये 1 कोफिशिएंट हो गया, फिर अगला कोफिशिएंट आएगा 4, तो ये आ गया अपने पास 4, फिर x³ a। अब फिर देखो एक्सपेंशन में हो ही रहा था कि सबसे पहले तो x की सबसे बड़ी पावर लिखी हुई थी, फिर x की एक पावर कम होती जा रही है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इफेक्टिवली a⁴ लिखा हुआ था, तो अब a की पावर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले x की सबसे बड़ी पावर वाला टर्म हुआ, फिर हो गया कि x की पावर 1/1 कम होती जाएगी एंड a की पावर 1/1 बढ़ती जाएगी, और एंडिंग यहाँ पर हो जाएगी a की सबसे बड़ी पावर पर। तो जो सबसे पहले टर्म मिला दैट इज x⁴, फिर कोफिशिएंट आ गया था 4, अगला टर्म लिखा जाएगा 4x³ a, फिर प्लस, फिर नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन मिलेगा दैट इज 6, और जो नेक्स्ट वेरिएबल टर्म्स आएंगे तो x की एक पावर कम होगी, a की एक पावर बढ़ेगी, फिर अगला क्वेश्चन 4 आ गया ये, फिर x की एक पावर कम होगी, a की एक पावर बढ़ेगी, फिर अगला क्वेश्चन आ गया 1, तो यहाँ पर x की एक पावर कम होगी तो 0 होगी और a की पावर 1 बढ़ गई। तो इस तरह से x + a⁴ का एक्सपेंशन लिखा जा सकता है। तो अब एक काम ही करते हैं कि जब बायनोमियल एक्सपेंशन को लिखेंगे तो होगा ये कि यहाँ पर ये जो कोफिशिएंट्स आए, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन 1 है, यहाँ पर क्वेश्चन 4 है, कोफिशिएंट 6 दिया गया, क्वेश्चन 4 एंड कोफिशिएंट 1 दिया गया, तो इन सभी कोफिशिएंट्स को बायनोमियल कोफिशिएंट्स मतलब NCR टाइप से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब हुआ ये कि ये जो कोफिशिएंट दिए गए इनको NCR टाइप से कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो उस चीज को समझते हैं। तो अब उस चीज को समझने के लिए जो एक्सपेंशन उठाएंगे रेफरेंस के लिए, तो वो एक्सपेंशन उठा लेते हैं x + a⁴। इसको लिखा जा रहा था x², फिर प्लस 2xa, फिर प्लस a²। तो अब यहाँ पर अगर देखिए इसको, तो यहाँ पर हो गया था कि x की पावर 2 है एंड a की पावर 0 है, और कोफिशिएंट अगर देखा जाए तो ये 1 था, ये कोफिशिएंट 2 दिया गया, ये कोफिशिएंट 1 है। अब ये जो नंबर्स दिए गए थे 1 2 एंड 1, इनको अपने को NCR टाइप से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए ये जो 1 लिखा हुआ है, इस 1 को ऐसे लिखा जा सकता है, सबसे पहले ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी कलेक्टिव पावर्स, इनकी कलेक्टिव पावर्स का फैक्टोरियल न्यूमरेटर में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो x की पावर 2 है, a की पावर 0 है, और दोनों का समेशन अपने को मिला है 2, तो उसका फैक्टोरियल न्यूमरेटर में लिख दिया। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में आ जाएगा x की पावर का फैक्टोरियल एंड a की पावर का फैक्टोरियल। तो इस तरह से हुआ है कि जो 1 था इसको लिख दिया जाए 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन 0 फैक्टोरियल। अब ये जो 2 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में आया है, तो यहाँ पर जितने भी वेरिएबल टर्म्स हैं उन सभी वेरिएबल टर्म्स की पावर्स का सम उसका फैक्टोरियल न्यूमरेटर में लिख दिया गया, और फिर डिनोमिनेटर में इनकी मतलब यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स दिए गए थे उनकी इंडिविजुअल पावर्स का फैक्टोरियल यहाँ पर लिख दिया गया है। तो अब इस तरह से 1 को लिखा 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन 0 फैक्टोरियल, फिर इसको NCR का यूज करके 2C0 लिखा जा सकता है। और सिमिलरली ये जो क्वेश्चन 2 दिया गया था, तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो x की पावर 1 थी और a की पावर 1 थी, दोनों का समेशन मिला 2 फैक्टोरियल, तो इसको न्यूमरेटर में लिख दिया। फिर इन दोनों ही वेरिएबल्स की पावर्स मतलब वेरिएबल्स की इंडिविजुअल पावर का फैक्टोरियल उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो x की पावर का फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन a की पावर का फैक्टोरियल। तो अब ये जो क्वांटिटी आई है, तो इसको अगर n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन n माइनस r फैक्टोरियल से समझे तो इसको लिखा जाएगा 2c1। सिमिलरली अगर इस कोफिशिएंट 1 की बात करें तो यहाँ पर a की पावर 2 है
और x की पावर 0 है, तो अभी भी वेरिएबल की कलेक्टिव पावर जो कि 2 मिली उसका फैक्टोरियल हो गया, फिर डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल्स हैं उनकी इंडिविजुअल पावर्स का फैक्टोरियल। तो इस तरह से हुआ है कि इस वन को ऐसे लिख दिया गया, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन 2 फैक्टोरियल की फैक्टोरियल ऐसे लिखा, n फैक्टोरियल डिवीजन में r फैक्टोरियल देन n माइनस r फैक्टोरियल, तो इसको लिखा जाएगा 2c2। तो अब इस तरह से हुआ ये कि ये जो एक्सपेंशन अपने पास दिया गया था x प्लस ए पावर 2, इसके एक्सपेंशन को कुछ ऐसे लिखा जा सकता है बाइनोमियल कोफिशिएंट का यूज करके, x प्लस ए पावर 2 और ये बन गया है 2c0 एक्स स्क्वायर फिर प्लस 2c1 एक्स ए फिर 2c2 और ये आ गया है ए स्क्वायर। और इफेक्टिवली इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2c0 एक्स स्क्वायर ए पावर 0 फिर प्लस 2c1 एक्स पावर 1 ए पावर 1 फिर 2c2 एक्स पावर 0 एंड ए पावर 2। तो फिलहाल जो x प्लस ए का होल स्क्वायर उसका एक्सपेंशन था, इस एक्सपेंशन को बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का यूज करके कुछ इस तरह से लिखा है। और यहाँ से अपने को जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स उनका पैटर्न भी समझ में आ गया। तो अब इंडेक्स 2 होने की वजह से जो कोफिशिएंट्स होंगे वो कुछ ऐसे ट्रैवल करेंगे, मतलब 2c0 मिला सबसे पहले, फिर उसके बाद 2c1 और लास्ट मिला 2c2, बस यहीं पर अपने को रुक जाना है। मतलब नेक्स्ट हम 2c3 ऐसा कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि जो एनसीआर की डेफिनेशन थी उसमें ये था कि जो n एंड r होने चाहिए वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए और n हमेशा r से बड़ा होना चाहिए या फिर ये आपस में इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, फिर फर्दर इसमें एक और एक्सपेंशन को समझते हैं। तो x प्लस ए पावर 3, x प्लस ए पावर 3 का एक्सपेंशन था एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ए पावर 1 फिर प्लस 3x ए पावर 2 x पावर 1 था और फिर ए क्यूब। तो अब ये जो कोफिशिएंट्स दिए हैं, तो जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोफिशिएंट 1 था, तो इस कोफिशिएंट को कुछ ऐसे लिखा जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवीजन में x की पावर का फैक्टोरियल ए पावर का फैक्टोरियल, तो ये बन गया है n फैक्टोरियल फिर r फैक्टोरियल, ये मिला अपने को n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट 1 था उसको लिखा जाएगा 3c0। फिर नेक्स्ट ये जो 3 कोफिशिएंट दिया है इस कोफिशिएंट को लिखा जाएगा x एंड a की कलेक्टिव पावर दैट इज 3। तो न्यूमरेटर में आ गया 3 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में इन दोनों की इंडिविजुअल पावर्स का फैक्टोरियल, तो ये मिलेगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन 1 फैक्टोरियल। तो अब अगर इसको देखा जाए तो ये बना n फैक्टोरियल, ये r फैक्टोरियल लिखा हुआ है और इन दोनों का डिफरेंस 1, तो ये n माइनस r फैक्टोरियल लिखा हुआ है। अब इस क्वांटिटी को लिखा जाएगा 3c1। फिर अगर इस 3 को देखा जाए तो x एंड a की कलेक्टिव पावर दैट इज 3 और उसका फैक्टोरियल फिर इनकी इंडिविजुअल पावर्स का फैक्टोरियल। तो अब यहाँ पर n का काम 3 कर रहा है, r का काम 1 कर रहा है, तो ये n माइनस r हो गया, तो इसको लिखा जाएगा 3c2। सिमिलरली यहाँ पर जो क्वेश्चन 1 था तो ये x एंड a की कलेक्टिव पावर फिर x की पावर का फैक्टोरियल एंड फिर a की पावर का फैक्टोरियल, तो लास्ट वाला जो टर्म है उसको लिखेंगे 3c3। तो अब इस तरह से हुआ ये कि ये जो एक्सपेंशन लिखा हुआ था इस एक्सपेंशन को फर्दर ऐसे भी लिखा जा सकता है x प्लस ए पावर 3 दैट विल बी 3c0 फिर x पावर 3 ए पावर 0 फिर नेक्स्ट 3c1 x पावर 2 ए पावर 1 फिर 3c2 x ए स्क्वायर फिर लास्ट में 3c3 x पावर 0 एंड ए पावर 3। फिर नेक्स्ट एक और एक्सपेंशन लिख लेते हैं फाइनली। तो ये था x प्लस ए पावर 4 का एक्सपेंशन और इस एक्सपेंशन को ऐसे लिख लेते हैं। तो ये बन रहा था x पावर 4 और फिर ऑप्शन बन रहा था 3 प्लस 1 4, तो यानी कि 4x ए क्यूब। फिर अगला क्वेश्चन था 6, ये बन रहा था 6x ए को थोड़ा करेक्ट करेंगे तो ये बन रहा था 4x क्यूब ए पावर 1 फिर नेक्स्ट 6x स्क्वायर ए पावर 2 फिर प्लस 4 टाइम्स और ये था x ए क्यूब x की पावर 1 थी लास्ट में a पावर 4। तो कोफिशिएंट्स ऐसे कुछ देखने को मिले। तो अब ये जो 1 दिया गया है इस 1 को लिखा जाएगा 4 फैक्टोरियल x एंड a की कलेक्टिव पावर फिर x की पावर का फैक्टोरियल एंड a की पावर का फैक्टोरियल, तो इफेक्टिवली बन गया 4c0। फिर नेक्स्ट ये जो 4 दिया गया था इस 4 को लिखा जाएगा 3 और 1,
मतलब x एंड e की कलेक्टिव पावर का फैक्टोरियल दैट इज 4 फैक्टोरियल, फिर इनकी इंडिविजुअल पावर्स का फैक्टोरियल, तो ये बन गया 4c1। अब अगर इसी पैटर्न को फॉलो करें तो नेक्स्ट ये जो 6 दिया गया इसको लिखा जाएगा 4c2, फिर ये जो 4 दिया गया इसको लिखा जाएगा 4c3, फिर यहाँ पर जो 1 दिया गया इसको लिखा जाएगा 4c4। तो अब अगर कोफिशिएंट के इन पैटर्न का यूज किया जाए तो वो जो एग्जैक्ट बायनोमियल थ्योरम अपने को देखती है, मतलब बायनोमियल थ्योरम का यूज करके जो एक्सपेंशन लिखा जाता है वो एक्सपेंशन कुछ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा। तो इन सभी नंबर्स को मैं हटा देता हूँ और एक्सपेंशन को डायरेक्टली एनसीआर कोफिशिएंट के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस तरह से हो गए कि जो x प्लस ए पावर 4 है इसका एक्सपेंशन लिखा जाएगा 4c0 x पावर 4 a पावर 0, फिर अगला टर्म मिलेगा 4c1 x पावर 3 a पावर 1, फिर नेक्स्ट टर्म बन जाएगा 4c2 x पावर 2 a पावर 2, फिर 4c3 x पावर 1 a पावर 3, और फिर लास्ट में 4c4 a पावर 4 एंड x पावर 0। तो अब ये कुछ एक स्टैंडर्ड एक्सपेंशंस हैं, इनका यूज करके इन जनरल बाइनोमियल एक्सपेंशन को लिखा जा सकता है। तो अब बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, किस तरह से काम करता है, वो फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज के लेक्चर बच्चों इतना ही रखते हैं।